जय हिंद प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। हम लगातार अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हल कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल है प्रश्न क्रमांक 4। तो याद रखना, प्रश्न जो 4 है यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी IMP क्वेश्चन होता है, क्योंकि यह बहुत बार वार्षिक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी को ध्यानपूर्वक समझना है, देखना है और जानना है। तो आइए हम इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है। अब इनने बोला है कि LCM 306 और 697 का ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम आसान भाषा में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आप सभी को पता ही है कि हमें लिखना है दिया है। तो क्या दिया है, संख्याएं हमारी दी हैं। संख्याएं कौन कौन सी आपको दिखाई दे रही हैं? तो हमारी संख्याएं हैं 306 और 657। तो इस तरीके से हमें दो संख्याएं दी थी, तो हमने संख्याओं को लिख लिया। और साथ में क्या दिया है, तो इसी के साथ साथ हमें HCF भी दिया है। तो HCF बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HCF हमें 9 दिया है। तो इतना हमें सवाल के अंदर दिया था। अब क्या ज्ञात करना है, तो हम उस चीज को भी लिखने वाले हैं। तो ज्ञात करना है, देखिए, तो इन्होंने बोला है कि LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन लगा लेंगे। अब आपको आता होगा, आपने बहुत बार यह फार्मूला पढ़ा है, इसके पहले भी हमने इसको यूज किया है। तब आपको यहाँ पर लिखना है कि तब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो सभी को पता है कि HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि संख्याओं का गुणनफल, और संख्याएं हमारी क्या दी गई हैं, 306 और 657। तो इनका क्या करेंगे, हम गुणनफल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 306 और 657। क्या करना है, गुणनफल। तो गुणनफल के लिए हम क्या लगाएंगे, गुणा का साइन लगाने वाले हैं। इसके बाद देखें HCF गुणा LCM। तो HCF हमारा 9 दिया है, तो हम HCF की जगह पर 9 लिख देंगे। और गुणा में क्या है, LCM, और यही LCM हमें ज्ञात करना है। आगे बढ़ जाएंगे, तो हम 306 गुणा 657 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। बराबर का साइन है, तो बराबर का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LCM के साथ गुणा में हमें 9 दिया है और हमें LCM का मान निकालना है। तो हमें मालूम है कि गुणा में कोई भी संख्या होती है तो ये बराबर के साइड कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो यहाँ से 9 हमारा कहाँ आ जाएगा, सर संख्याओं के गुणनफल के नीचे आ जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, सर बराबर में हमारा LCM बचेगा। अब क्या करना चाहिए, अब इसे हमें सिंपल तरीके से काटना है और जो बचेगा उसका हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 306 गुणा 657 को 9 से भाग करना है। कैसे करेंगे, तो आइए अब इसको हम समझ लेते हैं।
अब हम देखते हैं क्या 9 से हमारी संख्या 306 कट जाएगी, विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं 9 की टेबल पढ़ना है कि 30 से ज्यादा ना हो। तो 9 तिया कितना होगा सर 27 हो जाएगा। अब 30 में से 27 कट गया तो क्या बचेगा, जल्दी बताइए क्या बचेगा सर। 30 में से हमारा 27 कट जाने पर हमारा 3 बचेगा और यहाँ पर 6 भी है तो क्या बन गया 36 और 9 में हमारा 36 का भाग चला जाएगा तो 9 चौको कितना हो जाएगा सर 36 हो जाएगा। और गुणा में क्या बचा हमारा 6 5 7। अब हमें क्या करना है कि 6 5 7 में हमें 34 से गुणा करना है। तो 34 की टेबल हमें नहीं आती है तो हम वही काम करेंगे कि 4 का गुणा अलग करेंगे और 3 का गुणा अलग करेंगे। तो आइए उसी तरीके से कर लेते हैं। तो 4 सत्ते कितना होगा सर 28 हो जाएगा। कैरी कितनी मिलेंगी सर 2 मिल जाएंगी। अब देखिए 4 की टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20 और कैरी का 2 तो कितना हो जाएगा 22। तो 22 का क्या लिखेंगे सर 2 लिखेंगे। अभी भी हासिल हमारी 2 बच जाएंगे। अब 4 6 कितना होगा सर 24 होगा और 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 26 लिख लिया। अब हम 8 के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब हम 3 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 30 आते कितना होगा सर 21 होगा। हासिल हमारी 2 बच जाएंगी। अब 3 5 कितना होगा 15 और 2 हासिल की तो कितना हो जाएगा 17 और हासिल अब कितनी बचेगी सर 1 बचेगी। अब यहाँ देखिए 3 कितना होगा 18 और 1 हासिल का तो कितना हो जाएगा 19। अब इसको हम ऐड करने वाले हैं तो कैसे ऐड करेंगे तो 8 का हमारा 8 और 2 और 1 कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। 6 और 7 कितना होता है सर 13 होता है तो 13 का क्या लिखेंगे 3 और हासिल क्या बचेगी 1। तो 9 और 2 कितना होता है सर 11 होता है और 1 हासिल की ऐड करने पर 12 होगा। फिर से हासिल हमारी 1 बचेगी तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 22,338। तो हमने देखा कि इसको हल करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ 22,338। तो हमने यहाँ पर लिख लिया और बराबर में हमारा क्या चल रहा है LCM। तो इस तरीके से हमें LCM क्या प्राप्त हुआ 22,338। क्या यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु आपको याद रखना है हमें अतः करके भी लिखना है। तो अतः करके हम क्या लिखेंगे कि अतः LCM किसका निकाला था 306 और 657 का बराबर कितना आया 22,338 है। तो इस तरीके से आप परीक्षा में लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आइए अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले सवाल को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के ऊपर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो अब मैं इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ संख्याओं के माध्यम से इस सवाल के बारे में समझाना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप देखना मैंने एक संख्या 10 ली, एक संख्या 20 ली, एक संख्या 30 ली और एक संख्या मैंने 40 ली। अगर मैं इन संख्याओं के गुणनखंड निकालूं तब क्या निकलेंगे। तो याद रखना इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। इसको क्या लिख सकते हैं
2 गुणा 5। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख लेंगे सर? 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल। 3 5 15 और 15 दूनी 30, बिल्कुल लिखा जाएगा। 40 को क्या लिखेंगे सर? 40 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं और भी संख्याएं लेकर आपसे बात करता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक संख्या 16 ली, यहाँ पर मैंने एक संख्या 15 ली, यहाँ पर मैंने एक संख्या 21 ली। तो आइए इसके भी हम गुणनखंड लिखते हैं। तो 16 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 5। और 21 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 7। अब ये दोनों संख्याओं को देखने पर आपको क्या दिखाई देता है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि संख्या 10 में शून्य है। शून्य होने के कारण यहाँ पर हमें गुणनखंड 2 और 5 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से संख्या 20 में शून्य होने के कारण हमें गुणनखंड 2 और 5 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से संख्या 30 में शून्य होने के कारण गुणनखंड 2 और 5 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं 40 में शून्य होने के कारण हमें गुणनखंड 2 और 5 प्राप्त हो रहा है। लेकिन किंतु परंतु मेरे भाई मेरे दोस्त, याद रखना, इस संख्या में इकाई का अंक 0 नहीं है, यह शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। तब इसके गुणनखंड में आप देखें केवल 2 प्राप्त हो रहा है, हमें 5 नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से आप 15 को देखें, इसमें हमें 5 मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। 21 को देखें, ना तो हमें 2 मिल रहा है और ना ही हमें 5 मिल रहा है। इससे हमने जाना, देखा, समझा, परखा कि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होना है तो उसके गुणनखंड क्या होने चाहिए? 2 और 5। यदि संख्या के गुणनखंड 2 और 5 नहीं है तो वह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब आइए इस सवाल को हम चुटकियों में उड़ाते हैं। तो क्या कहा गया है इस सवाल में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के ऊपर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखना है? तो हमें लिखना है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। तो यहां पर लिखना, जैसे क्या दिया हमें? 6 के ऊपर n की घात। अब 6 के गुणनखंड क्या होंगे सर? 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 होंगे और 2 गुणा 3 के ऊपर क्या हम n की घात लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 के ऊपर n की घात हो जाएगी। अब इसको और क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर n की घात गुणा 3 के ऊपर n की घात, क्योंकि कोष्टक के ऊपर n की घात है तो उसके अंदर जो भी संख्याएं होगी सभी संख्याओं के ऊपर भी n की घात होगी। अब यहाँ पर आपको देखना है, जानना है, समझना है। इनने क्या बोला है कि 6 के ऊपर n की घात क्या 0 पर समाप्त होगी। तो आपको यहाँ देखना है कि संख्या 6 के जो गुणनखंड है हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? 2 और 3। लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए 0 पर समाप्त होने के लिए? 2 और 5। 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 5 है तो 2 भी हो
और 2 है तो 5 भी हो, तब जाके वो संख्या हमारी कहाँ समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 के जो हमें गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो 2 और 3 है। यहाँ पर किससे गुणनखंड की कमी है, आप देखिए 2 तो हमारा मिल गया, लेकिन हमें क्या नहीं मिला, अभी 5 नहीं मिला है। और 5 नहीं मिला है तब हम कह सकते हैं कि संख्या 6 के ऊपर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आइए इसी चीज को हम अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो यहां 2 के ऊपर n गुणा 3 के ऊपर n का गुणनखंड 5 नहीं है। आपको सीधा सीधा लिख देना कि गुणनखंड क्या नहीं है। आप देख सकते हैं 2 के ऊपर n गुणा 3 के ऊपर n का गुणनखंड क्या नहीं है, 5। यदि इसमें 2 के साथ 5 मिल जाता तो यह हमारा 0 पर समाप्त हो जाता। अब आगे क्या लिखेंगे, तो आगे हम लिखेंगे कि अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के ऊपर n संख्या का अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, रीजन भी लिख सकते हैं। क्या रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का यह प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से परीक्षा में लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 से विभाजित नहीं है, मतलब कहने का यह है कि जिस संख्या के गुणनखंड जो भी होंगे वो संख्या उससे डिवाइड होगी। जैसे देखिए इसके गुणनखंड 2 और 5 है, तो 2 से ये 10 डिवाइड होगा और 5 से भी है 10 डिवाइड होगा। तो यहाँ पर वही तो लिखा है कि क्योंकि यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड 5 नहीं है तो यह 5 से विभाजित भी नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहे।